हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ महीन नईम से, जिसने सी फाइनल नवंबर 24 में ऑल इंडिया 21st रैंक हासिल की है और उसके मार्क्स हैं 456। महीन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। और कैसा लगा आपको रिजल्ट के बाद में? सर बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील हुआ, मोर देन अच्छा, बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील हुआ कि अभी कुछ-कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें प्रॉब्ली पसंद नहीं थे, वो दोबारा उठाने नहीं पड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीव फील हुआ उसका। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ना? यस सर। हम्म। अच्छा, आप एक तो बताओ कि जिस समय आपने कब से मतलब स्टडी चालू कर दी थी आपने? सर मतलब ना इसका थोड़ा आंसर वियर्ड है बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है सीए फाइनल के सिलेबस के लिए। जैसे एएफएम है वो ओवरलैप करता है थोड़ा। तो जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था तभी मैंने एएफएम का थोड़ा-सा स्टार्ट कर दिया था करना, बिकॉज़ उससे डुअल पर्पस सॉल्व हो रहा था। सीए का एक तरीके से क्लासेस भी हो रही हैं, बिकॉज़ मतलब क्लासेस कर लो बट देन एंड में तुमको थोड़ा-सा खुद से ही पिकअप करना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए जो पर्पस सॉल्व हो रहा था वो था कि कॉलेज का निकल जाएगा इससे अच्छे से, अदर्स कुछ और करना नहीं पड़ेगा। बट देन जब मैंने आर्टिकलशिप जॉइन किया तब 6-7 मंथ्स का लैग था, जब मैंने क्लासेस वगैरह नहीं देखे थे अच्छे से एंड आर्टिकलशिप पे ही फोकस किया था। उसके बाद आई थिंक आर्टिकलशिप के 6-7 मंथ्स के बाद मैंने फिर प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था सारे सिलेबस पिक करना। अच्छा, आपका कितने टाइम पहले सिलेबस हो गया था कंप्लीट? एग्जाम के कितने टाइम पहले सब सिलेबस कंप्लीट हो गया था आपका? सर मुझे ना इंडस्ट्रियल के लिए जाना था आर्टिकलशिप के बाद, तो मतलब आई वाज वेरी श्योर कि इंडस्ट्रियल में जाने से पहले मुझे अपनी एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो मेरा 6 मंथ्स पहले कंप्लीट हो गया था एग्जाम्स के। 6 मंथ पहले कंप्लीट हो गया था, तो लास्ट का जो 6 मंथ का टाइम बचा, ये कैसा बेनिफिट रहा इसमें? मतलब कंसल्टेशन हो गया आपका मॉक टेस्ट और उससे बेसिस से? सर मतलब लास्ट के 6 मंथ्स में भी 2 मंथ्स तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थे। तो आई एम डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बीसीजी से। तो उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, तो मतलब वो 2 मंथ्स तो बिल्कुल ही माइनस। इनफैक्ट सैटरडे संडे भी बहुत ज्यादा कम टाइम मिलता था पढ़ने का, बिकॉज तुम इतने टायर्ड होते हो पूरे वीकडे से। तो वो 2 मंथ्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल पढ़ाई हुई थी। तो बस उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये फायदा हो गया था कि मैंने उस टाइम सिर्फ एएफएम एफआर ऐसे जो पेपर्स थे प्रैक्टिकल वाले, उसके टेस्ट देती थी सिर्फ मैं, बाकी पेपर्स के भी टेस्ट नहीं देती थी जो सीरीज 1 था उसमें। तो उससे एटलीस्ट ये होता था कि मेरा थोड़ा सा तो टच मेंटेन रह रहा है सब्जेक्ट से, इवन दो मेरे मार्क्स बहुत गंदे आते थे उस टाइम पे, बट स्टिल मतलब मेरा पर्पस वाज कि बस थोड़ा सा टच मेंटेन हो, एटलीस्ट ये वाले सब्जेक्ट जो मैंने अच्छे से करे हुए हैं पहले वो ना भूलूं मैं। देन अल्टीमेटली जो जो 4 मंथ्स थे उसी में सारा करा। 4 मंथ में लेकिन पूरा फुल फ्लेश लग के और फिर हाँ कंप्लीट किया। और हाँ हाँ शुरू सर। के 2 मंथ में ये टारगेट रखा कि चलो कोई बात नहीं, जितने भी चैप्टर क्लियर होते हैं, अपने जितने भी चैप्टर पढ़ने स्टडी कर पाते हैं, तो वो बाद में मतलब उतना ही लोड कम हो जाता है। हाँ अदरवाइज उस समय जितने नहीं करते आपके हो तो रहे हैं उतने अभी हो जाए, ऐसे वाला टारगेट था उन टू हाँ, मंथ्स में। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जितना भी लोड कम हुआ तो आगे उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो यस जो सर। लास्ट के 6 मंथ आपने 6 महीने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम तक ही लगे रहते हैं कि अभी लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कंसल्टेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि अगर यस स्टडी कर सर। लिया, रिविजन नहीं कर पाओगे तो फिर वो दिक्कत है। तो मतलब ऐसे होता है कि जब तुम क्लासेस देखते हो तब तुम्हें समझ सब कुछ आता है, बट अल्टीमेटली तुमको वो जो 3 आवर्स है उसमें लिखना ही है। अल्टीमेटली इट इज व्हाट यू प्रेजेंट, जिसके बेसिस पे यू वुड गेट मार्क्स। सो जब तक वो वाला प्रोसेस नहीं होगा समझने का, मतलब इतना ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज ऑल्दो सब कुछ तुम्हारे माइंड में होगा, स्टिल तुम अगर उसको पेपर पे नहीं उतार पाओगे तो फिर उतना बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, मतलब रिटेंशन जरूरी है। अपन पढ़ेंगे जब भी जाके वो अपने को रिटेन करेगा, एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। यस। तो ये आपका जो लास्ट के जो 4 महीने का मॉक टेस्ट सीरीज थी, मतलब ऐसे 6 महीने की, लेकिन आपके लास्ट 4 मंथ जो घर बैठ के दिया, तो उस समय क्या शेड्यूल रहता था आपका? सो सर 4 में से भी अभी मैं 3.5 पे आ जाऊंगी, बिकॉज जो फर्स्ट 15 डेज थे वो तो बिकॉज तुम इतना ज्यादा टायर्ड होते हो और वो थोड़ा सा रिदम बनाने में ही चले जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल ही डिफरेंट शेड्यूल होता है। पहले तुम पूरा टाइम सिर्फ ऑफिस ऑफिस करते हो एंड देन वो जो लीव्स का पीरियड आता है तब तुम पूरा टाइम घर पे हो। तो वो तुमको थोड़ा सा रिदम बनाने में, थोड़ा ऐसे डिफरेंट शेड्यूल्स ट्राई करने में कि कौन सा ठीक बैठ रहा है, किस टाइम पे मेरा क्या चीज ठीक करना रह रहा है, तो उसमें ही चले जाते हैं फर्स्ट 15 डेज। तो रिमेनिंग जो 3.5 मंथ्स थे मेरे पास, उसमें तो आई यूज टू स्टडी रात में, तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठती थी
एंड देन रात में आई यूज टू स्ट्रेच से 5-6 AM तक, एंड देन फिर सुबह 12-1 बजे से स्टार्ट करती थी मैं। तो कुल मिला के उस शेड्यूल में रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को स्टडी करते थे जिससे कि वो कंसोलिडेट हो जाए, जितना ज्यादा रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। तो लास्ट में जब जो आपको 1.5 डेज का टाइम मिलता था गैप एग्जाम के बीच, उस पीरियड में क्या करते थे? तो उस पीरियड में ना ऑलरेडी सब कुछ मार्क था, वो जो जितने जितने मॉक टेस्ट होते जा रहे थे उसके बेसिस पे मैं चीजें मार्क करते जा रही थी बुक्स में, बोथ कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस। तो उस टाइम के लिए मैंने स्पेसिफिकली अपना ऐसे बना दिया था कि मुझे एक प्लान बना लिया था पहले से ही कि वो 1.5 डेज में कैसे पिक करना है मुझे चीजों को। तो जो थोड़ा लाइट वाली चीजें होती थी वो जो एग्जाम के बाद वाला हाफ डे होता है उस दिन रखती थी, एंड जो प्रॉपर कोर कॉन्सेप्ट्स वाला कोर क्वेश्चंस होते थे वो जो 1 डे का गैप मिलता था उसमें करती थी। तो मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने हर मॉक के बेसिस पे मार्क किए होते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हर मॉक के बेसिस पे मार्क किए होते थे वो करती थी, बट ऑल्दो उसमें से भी थोड़ा मतलब ज्यादा एस्टिमेट कर दिया था, काफी सारे क्वेश्चंस पिक नहीं हो पाए थे टाइम की वजह से। तो बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स का ट्राई किया था कि जितने मार्क्ड है वो कर लूं, एंड जितने इवन मार्क्स नहीं है उसको बस ऐसे ऊपर से एक बार ग्लांस थ्रू कर लूं। देख लें तो ऊपर से देखने में कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। हाँ राइट। तो एग्जाम में कोई ऐसा प्रेशर तो फील नहीं हुआ ज्यादा? सर तो मतलब मैंने इतने ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिए थे, मैंने 4 तो वीएसआई के दिए, एंड देन मैंने 2 अलग से भी मॉक टेस्ट दिए थे, तो ऑलमोस्ट 6 ऐसे मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो एग्जाम में भी ऐसे लग रहा था ये दूसरा मॉक टेस्ट की सीरीज है, अभी अभी खत्म करके अभी एक और स्टार्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, तो कॉन्फिडेंस आ गया। और कुल मिला के एग्जाम का जो टाइम होता है 3 आवर्स, उसमें जितना अपन काम रहते हैं, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, मतलब वो उतना ही अच्छा है। उस समय नर्वसनेस फील होती है तो दिक्कत आती है। सो सर वही है, बस जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उसके बेसिस पे जो घबराहट है वो जीरो तो नहीं होगी, बट जो थोड़ा एंग्जाइटी वगैरह है वो कम डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज तुम उस इन्वायरमेंट को अकस्टम्ड होते हो। अन्य वो भी होता है, प्लस साथ में इतनी बार रिवीजन भी हो जाता है साथ में, तो वो चीजें प्रिपेयर भी हो जाती है। तो जब प्रिपेयर है, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने को समझ में बैठ रहा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अपन क्वेश्चन देख के समझ में नहीं बैठा क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज रहता है। तो वो चक्कर भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है इसका। राइट राइट, एंड इवन जो न्यू क्वेश्चंस हैं जो तुमने पहले कभी देखे नहीं है, बट स्टिल तुम मतलब उस फीलिंग से इतना कस्टम्ड होते हो मॉक टेस्ट में न्यू क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, वो वाला भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, अभी बताओ कि अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज आपका, और ऐसा मैसेज दो कि जिससे कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे कि वो बच्चे पास हों। सो सर सबसे पहले तो वही है, क्लासेस बहुत अच्छे से देखनी है जिनकी क्लासेस अभी पेंडिंग है। जिनकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है एंड उनको लगता है उन्होंने अच्छे से नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मतलब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने 100% क्लासेस अच्छे से देखे है। सबका कहीं ना कहीं पे लैग होता है। तो अभी व्हाट दे शुड डू इज कि जितना रिमेनिंग पीरियड है उसमें दे शुड ट्राई कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस तुम कवर कर सकते हो उतना करना है। एटलीस्ट तुम अगर याद ना करो वो, या फिर वो तुमको कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में ना आता हो पूरी तरह, बट स्टिल ट्राई कि तुम एक बार ऐसे ग्लांस करते हुए चलो, बिकॉज अभी एमसीक्यूज है। तो इवन वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी 2-2 4-4 नंबर के मार्क्स बन जाते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम टाइम पे वो बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। तो एटलीस्ट जस्ट ग्लांस थ्रू दोस कॉन्सेप्ट, एंड देन जितना मॉक्स कर सको, जितना राइटिंग प्रैक्टिस, अपने आप को जितना एग्जाम एनवायरमेंट में कंफर्टेबल बना सको उतना अपने आप को बनाते हुए चलो, एंड द ओनली वे टू डू इज जितना मॉक्स तुम दे सको उतने मॉक्स दे दो। एंड मतलब हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल मॉक्स देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ के लिए जिसको तुमको लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें तुमको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा चाहिए तो उसमें ज्यादा दे दो। जैसे पर्सनली इवन ऑडिट में मैंने सिर्फ 2 ही मॉक्स दिए थे। तो मतलब जिसमें तुम्हें लगता है कि ठीक है तुम स्पीड मैनेज कर लोगे, तुम्हें कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे लर्निंग वगैरह पे, उस पे तुम उसमें ज्यादा फोकस करो। बट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें यू कैन गिव मोर मॉक टेस्ट। अच्छा, एक चीज बताओ, आपके और भी बहुत सारे जो आपके साथ में हैं जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए होंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि उनमें क्या कमी रही होगी? सो सर 2 चीजें हो सकती है इसमें। पहला चीज इज जो बच्चे जिनको थोड़ा कंटेंट में ही प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है। एंड दूसरा बैच वुड बी जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं बट उनको पेपर पे उतारना नहीं आता है, वो पेपर पे लिखना नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ इस ये दोनों बैचेस में अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि तुम कौन से बैच में फॉल कर रहे हो, एंड देन उसके बेसिस पे आगे का स्टेप्स देखो कि क्या करना है। कंटेंट में कमी है तो प्रोबेबली ज्यादा फोकस अभी के लिए कंटेंट पे करो, एंड देन ग्रेजुअली शिफ्ट करो रिटन प्रैक्टिस पे। जिनको कंटेंट बहुत स्ट्रांग है बट रिटन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, वो अभी तुम कंटेंट रिवाइज करते करते साथ साथ ही रिटन प्रैक्टिस पे भी फोकस करो।
कुल मिला के अपनी प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करके और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। राइट। थैंक यू महीन, ये आपका इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।